हेलो फ्रेंड्स, आज के कीर्ति रानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम एज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर आपको यही टॉपिक इंग्लिश में समझना है ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो, आपको टेक्निकल टर्म्स आसानी से मिल जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। यही टॉपिक मैंने पूरी तरह से इंग्लिश में समझाया हुआ है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में और वो कैसे और क्यों एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इंडेक्स माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो नेशनल इनकम है वो बोला जाता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का एक सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है, क्योंकि जब ये इंडेक्स के तौर पे यूज़ होता है तो वो एक क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल मेजर देता है कि किसी भी नेशन का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और जो वेल्थ है वो किस एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कुछ सालों में कितना ग्रो हो चुका है। ठीक है, अब ये क्यों कहा जाता है कि नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का एक प्रोग्रेस के इंडेक्स जैसे कहा जा सकता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर प्रोग्रेस देखनी है, क्या वो डेवलप्ड है, ग्रो कर रही है, तो सबसे पहला उसका सबसे मेन रिलायबल इंडिकेटर कहाँ जाएगा, तो नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि जब हमें वो इंडेक्स की तरफ से देखते हैं कि भाई उसको अगर हम लोग इंडेक्स नंबर के जैसे हम लोग देखने लगे तो वो एक क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल नंबर्स में बताता है कि किसी कोई भी कंट्री कितनी ग्रो कर रही है, उसका टोटल इनकम कितना है, एक्सेट्रा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्यों जो नेशनल इनकम है वो प्राइमरी इंडेक्स की तरह यूज किया जाता है। तो पहला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिस ऑफ सेक्टोरल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग और लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो होगा मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो चलिए देखते हैं जो हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है किसी भी कंट्री का, तो वो क्या बताता है कि उसकी क्या एबिलिटी है कि वो गुड्स और सर्विसेज कितना प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी कंट्री गुड्स और सर्विसेज कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में, स्पेसिफिकली रियल नेशनल इनकम के बारे में, जो इंडेक्स के इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ होता है ताकि हमें पता चले कि हमारी एक्चुअल इनकम क्या है, हमारी बाइंग कैपेसिटी क्या है, हमारी स्टैंडर्ड लिविंग क्या है। तो वो जो रियल नेशनल इनकम होती है वो क्या इंडिकेट करती है कि वो इंडिकेट करती है कि एक कंट्री ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, उनके जो रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, अगर ये हम कह सकते हैं कि जब रियल नेशनल इनकम बढ़ता है तो हम जो कह सकते हैं कि वो किसी भी इकोनॉमी को किसी स्टेट ऑफ स्कैरसिटी से स्टेट ऑफ अबंडेंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब भी हम बात करते हैं रियल नेशनल इनकम की, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो इफेक्ट्स होता है उससे वो प्राइसेस एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग मान ले कि 10 साल पहले जो हमारे 10,000 रुपये थे तो वो नॉर्मल डे टू डे मीन्स एक महीना आराम से कट जाता था, लेकिन आज रेंट ही 8,000 रुपये ले लेता है किसी भी 2 BHK हाउस होल्ड का। तो आप सोचियो कि जो पहले के 10,000 रुपये थे और आज के 10,000 रुपये है, भले ही अमाउंट सेम है लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसकी जो वैल्यू है 10,000 रुपये आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो अगर हम लोग कहें कि एक कंट्री की जो ये GDP है, नॉर्मल GDP वो है ना 2 गुना बढ़ गई है, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से वो कितनी ज़्यादा बड़ी है वो देखना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या बताता है कि पहले जो हमारा स्टेट ऑफ, अगर ये रियल नेशनल इनकम है वो बढ़ता हुआ दिखता है तो हम कह सकते हैं कोई भी कंट्री जो स्टेट ऑफ स्कैरसिटी है उधर से स्टेट ऑफ अबंडेंस की तरफ जा रही है। तो आप प्लीज़ इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ पाए और आपके पास नोट्स भी इकट्ठा हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब अगर हम लोग एक इमेजिन करें इन कॉन्सेप्ट्स को खाने की तरफ से, क्योंकि हमें उधर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर हम लोग इमेजिन करें कि नेशनल इनकम है वो एक केक की तरह है, वो एक पूरा केक बताता है कि ये
पूरा केक है, हमारा पूरा सर्कुलर केक है, वो हमारा पूरा नेशनल इनकम है। और अगर हम लोग उसे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि कितने लोग उस केक को शेयर करने वाले हैं, उधर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, एक एवरेज स्लाइस। और वो स्लाइस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पर कैपिटा इनकम। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि एक केक है, उसमें से अगर हम लोग सबको इक्वली डिवाइड करके दे रहे हैं तो जो एक स्लाइस होगा वो होगा पर कैपिटा इनकम का। तो अगर नेशनल इनकम जो है वो पॉपुलेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन समझो कि है ना 1 गुना बढ़ रही है, नेशनल इनकम 1.5 गुना बढ़ रही है, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, सबको थोड़ा ज़्यादा शेयर मिलेगा उस स्लाइस का, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ रही है। तो जो डायरेक्ट इंडेक्स में जो इम्प्रूवमेंट होती है, राइज होता है, तो वो क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो गया है। यानी कि कोई भी एक एवरेज सिटीजन है, वो उसके पास और ज़्यादा परचेसिंग पावर है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा स्पेंड करेगा उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, राइट, और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो भी ग्रो करेगी। तो ये कहना चाहता था ये पॉइंट, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास नोट्स बने रहे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा तीसरा पॉइंट है बेसिस ऑफ सेक्टोरल एनालिसिस। नेशनल इनकम इंडेक्स का जैसा सर्व तो करता है, लेकिन वो क्या ट्रैक करता है, वो देखता है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। क्या हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अब हमारी इकोनॉमी को बढ़ा लेके जा रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ाते जा रहा है, या फिर टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर है वो बढ़ाते जा रहा है। हमने अगर इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में ध्यान दे तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स का कहना है कि सारी कंट्री सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में आई थी, और उसके बाद वो शिफ्ट हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से डेवलप हो गया उसके बाद आ गई टर्शरी सेक्टर में। और हमारी जो न्यू एज कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, हमने डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जंप मारा है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी उस हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन ट्रेडिशनली देखने जाए तो पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, जब वहाँ पे सैचुरेट होता है और कुछ ज़्यादा काम नहीं होता तब एक नया सेक्टर उभर के आता है सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने हमारी फूड की जो ज़रूरत थी वो सेटिस्फाई कर दी। अब जो फूड है वो सेटिस्फाई हो गया है तो अभी हमारा क्या हो जाए, हम लोग डूब जाएंगे। अभी हमें कुछ लग्जरियस आइटम चाहिए, कुछ मटेरियलिस्टिक आइटम चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, वो आइटम्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो हमारे आगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जब इनका भी पीक आ गया, आगे अभी मुझे इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मोह माया का कोई नहीं है, मुझे शांति चाहिए। तो शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूरिज्म करते हैं, होटल्स में जाते हैं, स्पास में जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और वहाँ पे आता है टर्शरी सेक्टर। तो जैसे जैसे आपकी जो इकोनॉमी ग्रो होती जाएगी, आपकी नीड्स और वांट्स जो है वो बढ़ती जाएगी और उस हिसाब से सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। वही अगर हम लोग ब्रॉड स्केल में देखें तो फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर जब सैचुरेट हुआ तब आप गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जब वो सैचुरेट होने लगा तब आप गए टर्शरी सेक्टर में। ऐसे ही करके एक इकोनॉमी इतने सालों से डेवलप होते आ रही है और आज जाके वो डेवलप बनी है। तो यही एक पॉइंट कहना चाह रहा है। आप प्लीज़ इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़े अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा जो अभी चौथा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। नेशनल इनकम इंडेक्स जो है वो क्या कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो है वो उसका हायर कैपेसिटी है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो समझ लीजिए कि बढ़ रही है यानी कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है यानी कि हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, एट एन एवरेज हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। अब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जब हम कमाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें ये सेव करना चाहते हैं कि फ्यूचर में काम आ जाए। अब हम लोग ये सेव कैसे करते हैं, तो हम लोग सेव करते हैं बैंक में जाके, हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं ताकि वो सेफ रहे। अब बैंक क्या करेंगी, उनके पास डिपॉजिट्स बढ़ गए तो वो क्या करेगी, वो इन पैसों को इन फर्म्स को लेंड करेगी एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैंक में जाके सेव किया, फर्म्स ने बैंक्स ने फर्म को इन्वेस्टमेंट के रूप में वो पैसे दे दिए। फर्म्स क्या करेगी, उससे अपना कैपिटल फॉर्म करेगी यानी कि अपने एसेट्स को बढ़ाएगी,
अपने प्रोजेक्ट्स में वो पैसों को डालेगी ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते, गुड्स बना सके, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ से उनका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है यानी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन होने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बनेगा तो एम्प्लॉयज़ को तो इंक्रीमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट मिलेगा यानी कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है, सैलरी बढ़ गई, वापस से बढ़ने की वजह से वो सेव करेंगे, सेविंग से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन विच रिजल्ट्स टू इंक्रीज इन सैलरी। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे नेशनल इनकम की ग्रोथ की वजह से ये होता है और वो कैसे एक इंडेक्स कहा जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। हमारा जो अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जो कि है इंटरनेशनल बेंचमार्किंग। जैसे कि पहले वीडियोस में हमने देखा था कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF। तो वो क्या करते हैं कि सारी कंट्रीज़ को उनकी GDP के हिसाब से रैंक देते हैं कि अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप देखने जाए तो ये कह रहा है कि किसी भी जो नेशनल इनकम है उसका हाई और सस्टेन्ड ग्रोथ रेट है, यानी कि वो बढ़ तो रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, एकदम ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ से वो जो हमारी एमर्जिंग इकोनॉमीज यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमीज से वो डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती, तो वही हमारी जो प्रोग्रेस है इसे ट्रैक करते हैं और वो स्टेटस दे सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है, और कब जाके जब हम लोग उस डेवलप्ड स्पेस पे पहुँचेंगे। तो ये पॉइंट कह रहा था कि इंटरनेशनल बेंचमार्किंग, इंटरनेशनल लेवल पे बाकी के कंट्रीज़ के हिसाब से आपका जो ग्रोथ रेट है वो कैसा है और क्या वो ओवरऑल आपके पीयर्स के हिसाब से आप उस पॉइंट पे पहुँचे हो कि नहीं, क्या आप डेवलप्ड का स्टेटस अटेन कर सकते हैं या नहीं। प्लीज़ आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़े अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एज इंडेक्स। अब हम देखेंगे कि ये नेशनल इनकम हम लोग इंडेक्स की तरफ से यूज़ तो करते हैं लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो पहला है लिमिटेशंस और वो क्यों है। तो पहला है हमारा लिमिटेशन इनकम इनइक्वालिटी। अब इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है कि जब एक इकोनॉमी में सभी लोग तो एक जैसा नहीं कमाते, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उनको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि वो इनकम जो है उनका इक्वल नहीं है, डिफरेंस है, राइट। तो क्या कहते हैं कि जब भी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ता है यानी कि इंडेक्स जब बढ़ता है तो वो ये नहीं बताता कि है ना एवरेज लोअर पॉपुलेशन की इनकम बढ़ी है या फिर जो हमारे जो टॉप 1% या 10% लोग हैं उन्होंने ही अपना प्रॉफिट बढ़ा के रखा है। जब भी कोई कंट्री की जो इकोनॉमी बढ़ती है तो किसकी वजह से बढ़ रही है, वो लोगों की वजह से बढ़ रही है या फिर रिच लोगों की वजह से बढ़ रही है, या सिर्फ है ना जो मल्टीनेशनल कंपनीज के ओनर्स हैं वही अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो इनकम है वो तो बढ़ ही नहीं रहा, तो वो नहीं बता पा रहे। तो इसीलिए वो एक लिमिटेशन बन जाती है कि जब भी इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि हमेशा हर एक कंट्री में करती ही है, तो उसकी वजह से जो हमारा जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा गलत कह सकते हैं। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। अब ये नेशनल इनकम में जो इंक्रीज होता है वो दो तरीके से होता है, या तो वो जो वॉर गुड्स होते हैं जैसे कि वेपन्स हो गए, टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, उसकी वजह से हो रहा है, या फिर जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी वजह से हो रहा है। आपकी कंट्रीज क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो डिस्ट्रक्शन यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, मिलिट्री है, उनके फ़ायदे के लिए अपने जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करके अपना इनकम बढ़ा रही है, या फिर एक्चुअली सोशल वेलफेयर करके अपने कंट्री के हर एक सिटीजन का एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करिए कंज्यूमर्स गुड्स के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जो कि नेशनल इनकम निगलेक्ट कर जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर किया जाता है। वो ये नहीं देखता कि वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो सिर्फ ये बताता है कि वो बढ़ रहा है। तो वो एक लिमिटेशन हो जाता है। तीसरा लिमिटेशन है एनवायरमेंटल कॉस्ट। जैसे हम जानते हैं कि वो सिर्फ ये बताता है कि इनकम कितना बढ़ा है, लेकिन उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कितना बड़ा है, जो डेथ रेट है या फिर मोर्टेलिटी रेट है, हेल्थ है कंट्रीज़ की, फॉरेस्ट एरिया लैंड है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट है वो नहीं बताता।
और हमें पता है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई भी कंट्री ज़्यादा देर तक टॉप पे नहीं रह सकती, उसको उसके साथ अपने सोशली सस्टेनेबल भी रहना चाहिए। अगर हमें यहीं पे रहना है, अच्छे से रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन नेशनल इनकम वो चीज़ नहीं बताता है, इसलिए वो एक दूसरा लिमिटेशन बन जाता है। अब हमारा जो आखिरी लिमिटेशन है वो है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो हर एक इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो डोमेस्टिक वर्क है, जो हमारे हाउस वाइफ हमारी माएँ करती हैं, घर पे काम करती है, तो उसका वो काम का हम लोग को कोई वेज नहीं देते, उसको हम लोग कोई मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते, उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में नहीं आता है। साथ में वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी कि जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, उनका जो काम किया हुआ है तो उसका रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, तो वो कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी नहीं पता। तो हमारी जो नेशनल इनकम यहाँ पे हो सकती थी वो यहाँ पे है, क्योंकि हमने इन सब के जो इनकम है उसे कंसीडर ही नहीं किया, जिसकी वजह से नेशनल इनकम वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। तो नेशनल इनकम में उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है इफेक्ट आ सकता है, और यही एक आखिरी लिमिटेशन बन जाता है। प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को देखें, आप इन पॉइंट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। ये लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, कि हम लोग एक्चुअली जो रियल प्रोग्रेस है वो किसे कह सकते हैं। जैसे कि पहले के पॉइंट में मैंने समझाया था कि जो हमारी रियल नेशनल इनकम होती है, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने प्राइजेस को बताती है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो वो कमाते थे, उस टाइम पे 100 रुपये भी बड़ी चीज़ होती थी, आज तो 100 रुपये की बस एक चॉकलेट आ जाती है, राइट। तो ये जो है वो डिफरेंस किसकी वजह से आया, वो इन्फ्लेशन की वजह से आया, राइट। तो इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सैलरी है न्यूमेरिकल टर्म्स इतनी बड़ी है या फिर उतनी ही कांस्टेंट रही है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो नेशनल इनकम में आती है। तो ये जो रियल है कि हमारी जो परचेसिंग पावर है, जो हम अगर हम लोग उसे कैलकुलेट करें और वो हमारी बढ़ती जा रही है फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है या फिर डेवलप हो चुकी है। हमें उसे ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है नेशनल इनकम एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक मेजर कंप्लीट हो जाता है। आपको वापस रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर आपको ये टॉपिक इंग्लिश में समझना है ताकि आप उनके टेक्निकल टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ पाए, कर पाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।